भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। आज इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आप लोगों को लोकतंत्र, प्रशासनिक संस्थाएं और समाजवाद किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। आज अब भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज किस प्रकार है, भारत लोकतांत्रिक समाजवादी समाज, इसके बारे में देखें। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया है और यह सर्वविदित है, किंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रारूप रचना के समय इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि इतने बड़े लोकतंत्र के निवासियों की विपन्नता की स्थिति को दूर करने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन को अपनी जीवन शैली और शासन व्यवस्था का आधार बनाना होगा। संविधान में देश के पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत की गई आरक्षण व्यवस्था और नीति निर्देश तत्वों में निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए स्वीकृत निर्देश इस समाजवादी चिंतन के आधार माने जा सकते हैं। सन 1950 में एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, जिसे समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में प्लान के निर्माण का दायित्व सौंपा गया। इसी क्रम में 1954-55 में हमारी संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार करते हुए देश की सरकार को ये निर्देश दिए कि हमें एक समाजवादी व्यवस्था की रचना के लिए आगे बढ़ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की वकालत की जो इस देश के निवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न कर सके। सन 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह अनुभव किया कि अब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी हटाने की है। देश के इस संसद और राजनेताओं ने तथा लोकतांत्रिक चिंतकों और मनीषियों ने स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर समाजवादी समाज की रचना की दिशा में संकल्प को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। इन सब की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता प्रारंभ में ही समाजवादी समाज को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण यह उस समय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना के बाद और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया। इसकी मूल भावना थी कि भारत में जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसके सभी जो व्यक्ति हैं उनमें समानता हो, आर्थिक समानता स्थापित की जाए, जो गरीब व्यक्ति हैं उनके विकास के लिए और उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य किया जा सके। ये एक मूल भावना थी समाजवाद की। अब जो प्रशासनिक संस्था है, एक लोकतांत्रिक समाज में किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं का प्रकृति होती है, इसके बारे में देखेंगे। जो पहली जो प्रकृति है वो है प्रशासनिक संस्थाओं पर शासन प्रणाली का प्रभाव। प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति देश की राजनीतिक शासन व्यवस्था या प्रणाली के द्वारा निर्धारित होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित व्यवस्थापिका और उसमें चयनित कार्यपालिका तथा स्वतंत्र न्यायपालिका को गणतंत्र की पोषक राजनीतिक संस्था माना जा सकता है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन व्यवस्था के इस उत्तरदायित्व का प्रशासनिक व्यवस्था की प्रकृति के निर्धारण में सीधा प्रभाव पड़ता है।
स्वतंत्र न्यायपालिका न केवल देश में संविधान और कानून का शासन सुनिश्चित करती है, अपितु व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को उसकी संवैधानिक मर्यादाओं में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और जो भी कार्य करती है कार्यपालिका, जो प्रशासन के अनुरूप वो अपने सभी दायित्वों के प्रति वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो उसके नेचर है, प्रशासनिक संस्थाओं का नेचर, तो वो किस पर निर्भर करता है? शासन की राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, कहने का अर्थ है। दूसरा जो है, जो प्रशासनिक संस्थाओं पर राजनीतिक दलों का प्रभाव, जो हमारे देश में जो प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित हैं, उन संस्थाओं के प्रकृति पर राजनीतिक दलों का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है और प्रशासन की जो कमियां हैं या शासन की जो कमियां हैं, उन कमियों को विपक्षी दल द्वारा बार बार मीडिया के सामने लाया जाता है, जनता के सामने लाया जाता है, जिसके माध्यम से वो प्रशासन अपने कार्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक रहे, कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिसके माध्यम से नागरिकों अधिकारों का अतिक्रमण हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो राजनीतिक दल है, दैनिक जीवन की जो नागरिक समस्या है उनकी ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तो इनकी जो प्रशासनिक संस्थाओं का जो नेचर है वो राजनीतिक दल भी प्रभावित करते हैं। तीसरा जो है, प्रशासनिक संस्थाओं पर गैर राजनीतिक संगठनों का प्रभाव। भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित है, उन स्थापित संस्थाओं का जो कार्यकरण पर जो प्रभाव पड़ता है वह गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी पड़ता है। गैर राजनीतिक संस्थाएं स्वतंत्र प्रेस हो सकती है, दबाव समूह हो सकता है, मीडिया हो सकती है, अन्य स्वैच्छिक संगठन हो सकते हैं। इनके माध्यम से प्रशासनिक जो संस्था है वो प्रभावित होती है और उसी के अनुरूप वो कार्य करती है, उनको देखकर अपने कार्यकरण को निर्धारित करती है। जो 34 की प्रकृति है वह है प्रशासनिक संस्थाओं पर जनमत का प्रभाव। लोकतांत्रिक प्रशासन होने के कारण हमारा प्रशासन तंत्र किसी भी बंद समाज की तुलना में जनमत की अधिक चिंता करता है और जनता के हितों के प्रति संवेदनशील होता है। लोकतंत्र में प्रशासनिक संस्थाओं को न केवल जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील होना होता है, अपितु जनमत के दबाव के कारण अनेक बार अपनी नीतियों को में परिवर्तन भी करना पड़ता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के मत के अनुसार ही कार्य किया जाता है। तो जैसी जनता चाहती है भारत की, वैसा ही प्रशासन स्थापित हो पाता है या होता है। जनमत के अनुसार